हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ए. सोने के सिक्के, बी. आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सी. लोहे का हल, डी. नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 3 4 1 2, बी. 3 4 2 1, सी. 4 3 1 2, डी. 4 3 2 1। राइट आंसर डी, 4 3 2 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा तथा बनावली से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1100 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासक ने जारी किए, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टमय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ए. धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी. ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, डी. इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। राइट आंसर सी, ये चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आइए इसकी व्याख्या। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए. कनिष्क, बी. नागार्जुन, सी. शूद्रक, डी. वसुमित्र। राइट आंसर डी. वसुमित्र। आइए इसकी व्याख्या। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिका का वर्चस्व था। यह बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। इसी बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। राइट आंसर सी कैवल्य। आइए इसकी व्याख्या। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात तथा एक बार फिर से व्याख्या। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा समाधान के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे केवलीन कहलाए। नेक्स्ट, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। राइट आंसर डी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। आइए इसकी व्याख्या। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी, राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी कुमारगुप्त। राइट आंसर सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आइए इसकी व्याख्या। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं को ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए अजंता, बी कार्ले, सी कन्हेरी, डी राजगृह। राइट आंसर सी कन्हेरी। आइए इसकी व्याख्या। महाराष्ट्र स्थित कन्हेरी गुफा का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ चट्टानों से 100 से अधिक गुफाओं को काटकर आवास बनाया गया है। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा। नेक्स्ट, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ए उपेंद्र, बी मुंज, सी गांगेयदेव, डी उदयादित्य। राइट आंसर सी गांगेयदेव। आइए इसकी व्याख्या। गांगेयदेव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज एवं उदयादित्य ये सभी परमारवंशी शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत, दूसरे तरफ शासक। कौन गलत है वो बताना है। देवगिरी शंकर देव,
ए देवगिरी शंकर देव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल वीरवल्लाल, डी मदुरा वीरपांड। राइट आंसर बी वारंगल रामचंद्र देव। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। राइट आंसर डी सिकंदर लोदी। आइए इसकी व्याख्या। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। राइट आंसर सी जहांगीर। आइए इसकी व्याख्या। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य दो शासकों का कार्यकाल आता है। पहला 1605 से 1627 तक जहांगीर, दूसरा 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां। चूंकि विकल्प में शाहजहां नहीं है, इसलिए अभिष्ट विकल्प सी होगा, जहांगीर। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है ए दतिया में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में, डी ग्वालियर में। राइट आंसर ए दतिया में। आइए इसकी व्याख्या। गोविंद महल मध्य प्रदेश स्थित दतिया में है। यहाँ 17 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें कि ए उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, बी वह सिख राज्य के संस्थापक थे, सी उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया,
डी, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। राइट आंसर ए, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। आइए इसकी व्याख्या। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान रखने के आदेश दिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ए, वारेन हेस्टिंग्स, बी, वेलेस्ली, सी, कॉर्नवालिस, डी, विलियम बेंटिक। राइट आंसर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ए, आगा मोहम्मद रजा, बी, दादू मियाँ, सी, शमशेर गाजी, डी, वजीर अली। राइट आंसर बी, दादू मियाँ। आइए इसकी व्याख्या। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बी, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। सी, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। पहला, एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना। दूसरा,
मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात करना। तीसरा, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों के त्रुटिहीन मानने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ए. लाला लाजपत राय, बी. एनी बेसेंट, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर डी, बाल गंगाधर तिलक। आइए इसकी व्याख्या। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 को उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ए. बम्बई, बी. सूरत, सी. इलाहाबाद, डी. लाहौर। राइट आंसर बी. सूरत। आइए इसकी व्याख्या। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहली विभाजन हो गया। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से ए. गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, सी. गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, डी. नमक पर कर समाप्त करने के लिए। राइट आंसर ए. गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। आइए इसकी व्याख्या। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट,
भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ए. माउंटबेटन, बी. रेडक्लिफ, सी. जेम्स बोल्ट, डी. रिचर्डसन। राइट आंसर बी. रेडक्लिफ। आइए इसकी व्याख्या। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्रों को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।